भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा। तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है और होना स्वाभाविक है। जो सफलता मिल रही है यात्रा को, नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे कोविड की। कोविड चाइना में किस तरह से तबाही मचा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भयावह हालात हैं। कोविड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जो चाइना का स्टैप है उससे और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। चिंता भारत की है।
भारत में एक दिन पहले ही यानी कि 20 दिसंबर को ही सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और उसके बाद बुधवार को बैठक ली है केंद्रीय चिकित्सा मंत्री ने। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है राहुल गांधी। आवाज बहुत आ रही है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है कि आप अपनी यात्रा को देश हित में छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि कोविड की स्थिति को देखते हुए ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इतनी भीड़ में कोविड की रूल्स का पालन नहीं होगा। जो गाइडलाइन या एडवाइजरी है उसे हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ना मास्क है, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, उसे हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, लिहाजा इसे रोक देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी को जवाब दिया है, केंद्र सरकार को जवाब दिया है कांग्रेस ने कि रैली को देखकर और जो भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी के कारवां में, उसको देख करके सरकार बौखला गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही गुजरात इलेक्शन में लगातार रैलियां, रोड शो कर रहे थे, तब इस तरह की एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की गई? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि पहला लेटर मांडविया जी को, प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। कोविड के बढ़ते आंकड़ों के बीच भारत में सियासी हुआ है कोविड को लेकर के, और इसी बीच ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट और BF7 प्रकट हो गया है भारत में भी। बताया जा रहा है कि गुजरात के वडनगर में एक महिला को संक्रमित पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इसका पता चला है कि नया वेरिएंट है, और ये कहा जा रहा है कि यही वह वेरिएंट है जो चीन में इस वक्त तबाही मचा रहा है। और कहा जा रहा है कि 90 दिन बाद करीब 60% आबादी चाइना की संक्रमित होगी। खैर चलिए, हमें सतर्क रहना है, और एक भी व्यक्ति की जान कोविड से क्यों जाए, वो चाहे भारत में हो चाहे चाइना में हो, हम वासुदेव कुटुंबकम की प्रणाली वाले लोग हैं। वो संस्कार और सिद्धांत को मान के चलते हैं, कहीं पे भी किसी की ना जाए जान। तो चले हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लगातार कोविड में हमारे साथ समय समय पर अपनी सलाह देते रहे डॉक्टर PR गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और विधायक रामनाथ मीना साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बनवारी सिंघल साहब भाजपा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, यूं तो अगर हम बात करें तो कोविड हमेशा से चिंता का विषय रहा है, लेकिन एक बार फिर चाइना में जिस तरह से तबाही मचा रहा है, साफ है कि हम बॉर्डर कंट्री हैं और आदमी हैं, लेकिन कितना चिंतित हो या फिर वास्तव में एडवाइजरी इस कदर जारी की जानी चाहिए और उससे स्ट्रिक्टली पालन करवाया जाना चाहिए, कोई लेकुना नहीं हो कि एक आदमी ये काम करे दूसरा नहीं करे। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि ये अकेली चाइना, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या मतलब कोरिया की समस्या नहीं है, जापान की समस्या नहीं है। कहीं भी एक कंट्री में यदि कोरोना का एपिसोड होता है, एपिडेमिक होता है, तो वो संपूर्ण विश्व की समस्या मानी जानी चाहिए। क्योंकि आजकल टूरिज्म इतना ज्यादा है कि एक देश में यदि कोरोना का पेंडेमिक आ रहा है तो दूसरी जगह भी स्वाभाविक रूप से जाएगा। समझ गए आप? तो एक बात तो यह है। दूसरा यह है कि चाइना की अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। जब कोविड हुआ था तो चाइना ने अपनी जीरो टॉलरेंस कोविड पॉलिसी के लिए कारण जो पब्लिक का एक्सपोजर होना चाहिए था कोविड से, वो नहीं हुआ। तो वैसे जैसे ही वहां ये जीरो कोविड पॉलिसी जो है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, इसमें पब्लिक आंदोलन के कारण उन्होंने रिलैक्स किया, तो एक तरह से ये जो कोविड के केसेज हैं वो वहां स्पॉट हो रहे हैं। और जैसा कि विदित है, कोरोना अपनी वेरिएंट बदलता रहता है, तो वहां जो वर्तमान में BA7 जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, वो इस समय प्रेवलेंट है। अब चाइना से ये वेरिएंट दूसरी जगह भी जा सकता है और चाइना में भी दूसरा वेरिएंट पैदा हो सकता है, इसलिए चिंता का विषय तो निश्चित तौर पर है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहला काम, जो कि आज केंद्र ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, कि पहली बात भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाए नहीं, और जाएं तो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, यानी कम से कम मास्क पहनना आवश्यक है। भीड़ में जाए तो मास्क जरूर पहने। और मैं अपने चिकित्सक बंधुओं के लिए भी एक एडवाइजरी जारी करना चाहता हूं
कि बिना मास्क के कोई मरीज नहीं देखें, क्योंकि हम ज्यादा लायबल भी हैं इन्फेक्टेड होने के और दूसरों को कोविड देने में सक्षम भी है। इसलिए किसी भी मरीज को, फॉर दैट मैटर, मैंने तो आज तक कोविड होने के बाद से मास्क छोड़ा ही नहीं है, बराबर मास्क लगाता हूँ। तो इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना के और सभी के लिए ये होना चाहिए कि कोविड की प्रोटोकॉल की कम से कम पालना, जो कि आज केंद्र सरकार ने भी जारी कर दी है। पहली बात तो ये, भीड़ भाड़ में जाए नहीं, और यदि हमको जाना भी है तो पूरी तरह से मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही चलना चाहिए। एक जो विषय जी जी मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, वापस आता हूँ आपके पास में। अभी राज्यों को अलर्ट किया है सरकार ने, और एक हो सकता है कि सरकार के स्तर पे ये होगा, मुझे लगता है कि फॉरेन से जितने भी हमारे यहाँ पे फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें कोई यात्री हो, सबको क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। खासकर चाइना से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि चाइना अपनी फ्लाइट्स को नहीं बंद कर रहा है, तो वहां से जो लोग आ रहे हैं एटलीस्ट हमें भी, क्योंकि चाइना से जाने वाला किसी भी कंट्री से घूमता हुआ अगर आ रहा है वो, तो वो अपना कोई बड़ी बात नहीं कि वेरिएंट साथ में लेके आए। क्योंकि जिस एनआरआई महिला की बात की जा रही है वडनगर में, वो भी कहीं ना कहीं से आई है, ऐसा बताया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए उनके वेरिएंट का पता चला है। मैं आऊंगा आपके पास में वापस। मैं रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा। रामनारायण जी, कोविड फैल रहा है और केंद्र सरकार का मानना है कि राहुल गांधी को अपनी यात्राएं अब बंद कर देनी चाहिए। इस पर सियासत चढ़ गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि सरकार बौखला गई है। जब कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी रोड शो करते हैं, जब चाइना में उस वक्त भी ये चल रहा था, तो उस वक्त एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की गई? और 2 दिन पहले ही एक दूसरे प्रदेश में जाके वो बड़ी सभा करते हैं तो कुछ नहीं कहा गया। लेकिन आपको लगता है कि जैसे जैसे वेरिएंट फैलता जा रहा है, या चाइना से हम सबक लेकर के एक बार इसे टालें, या फिर आपको ये लगता है कि बीजेपी जान करके या केंद्र सरकार जानबूझ करके इसमें कुछ हर्डल पैदा करना चाह रही है? ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये प्रोसीजरल मुद्दा है। सही बात तो ये है कि हमें चाइना से इतना नहीं डरना चाहिए। जब हम मजबूत देश हैं, भारत सक्षम है चाइना से टकराने। बीमारी से डरने की बात की जा रही है, चाइना से वैसे नहीं डर रहे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, आप बात को समझिएगा। सबसे बड़ी बात है कि वहां से आने को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर रहे हो आप? हमारा क्या हो रहा है, चाइना से इतना डरते हैं कि हम आम पब्लिक को एडवाइजरी जारी करते हैं, सामान मत खरीदे, हम रिक्वेस्ट करते हैं। उसको सामान को क्यों नहीं प्रतिबंधित करते? जब चाइना को कमजोर करना है, उसका एक मार्केट हो गया हिंदुस्तान, तो दुश्मन देश मानते हो तो मार्केट में होना। इसी प्रकार से उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। रहा सवाल माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत शुभकामनाएं देने के लिए है, देश को जोड़ने के लिए है। ये चाइना जिस दिन हमारे हिल टॉप पे अटैक करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, कब्जा कर लेता है, वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब पूछेगा, वो मोदी जी के परम मित्र है। उसी दिन किसी न किसी टेरर का या कश्मीर का कोई मुद्दा लेकर के अखबार में छा जाते हैं, और वो हिल टॉप हमारे पास रहता है कि नहीं रहता है, सुब्रमण्यम स्वामी हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो रोजाना संसद के सेंट्रल में बैठते हैं। तो मेरा अर्ज करना ये है कि प्रधानमंत्री जी को एक शालीनता की दृष्टि से, प्रधानमंत्री की दृष्टि से वाच करना चाहिए, क्योंकि माननीय राहुल जी सबसे बड़ी पार्टी के बहुत लीडर है, जिनका हिंदुस्तान में फॉलोअर्स इतने हैं कि वो उन्होंने देखा होगा कि जब वो सड़क पे चल रहे हैं, हजारों लाखों आदमी उनके पीछे चल रहे हैं। इतना बड़ा कहीं नहीं है। मोदी जी मैनेज करते हैं, मीडिया के पास नहीं आ जाते, वो मीडिया के पास भी जा रहे हैं। तो मेरा अर्ज करना ये है कि वो जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो एक्स एमपी को लेके बहुत बड़ी बात है, किसी सिटिंग एमपी को लेके बहुत बड़ी बात है। ये प्रोसीजरल है, पॉलिटिकल भी। ये देश की संस्कृति नहीं है हमारी, जो इसको कहते हैं जो भावना है, उस भावना के मुताबिक भी सनातन धर्म में भी किसी का समकक्षता का बात करना चाहिए। और कोई हमारे समकक्ष नहीं है, फिर भी वो तो प्यार प्रेम और राय देते हैं। ये माने मोदी जी को, राहुल जी को सजेस्ट करना चाहिए, पत्र लिखने के बजाय उनको टेलीफोन करके बात करना चाहिए था। ये मोदी जी को इतना अहम नहीं आना चाहिए। ये रहम की बात है तो ये कांग्रेस के लीडर जो करे, व्यक्तिगत दृष्टि करे, कांग्रेस का कोई प्रस्ताव पास इस मामले में नहीं हुआ है। ये केंद्र सरकार के मंत्री ने लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट, ये पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी के। आप किसी ने, मैं भी कहता हूं तो मैं कांग्रेस मैन हूं, मैं एमपी भी रहा हूं, सारी बात है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं, मैं पदाधिकारी नहीं हूं। लेकिन
ये जो जिस तरह की भाषा उपयोग करते हैं कि कांग्रेस बोल रही है, मैं बोलूंगा तो कांग्रेस नहीं बोलेगी, रामनारायण बोलेगा कांग्रेस मैन है। कांग्रेस की रीति नीति की बात करना चाहिए। मैं त्रुटि करता हूँ तो उसकी गलती वापस आ रहा हूँ मैं हमारे साथ बनवारी सिंघल साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। बनवारी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कोविड को लेकर के और स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने बात कही है, उस पर पलटवार है कांग्रेस का कि ये ऐसे वक्त पे की जा रही है कि जब चाइना के साथ में भारत का टकराव चल रहा है, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जब राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, उससे घबरा करके बीजेपी और केंद्र सरकार एक सगुफा फेंकना चाह रही है। देखिए, मैं आपको आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब बहुत वरिष्ठतम राजनेता हैं। 8 से 13 तक हम लोग साथ साथ विधायक भी रहे। मेरा ये निवेदन है, कोविड जैसी जो बीमारी है 18 तक 13 से 18 नहीं 8 से 13 उपाध्यक्ष थे विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा का 8 से 13 हमारे साथ विधायक थे। मेरा ये कहना है, जब कोविड इतनी बुरी तरह से फैल रहा है दूसरे देशों में और संभावना है कि हमारे यहाँ भी एक ये बीमारी वापस अपना जो भयावह रूप है उसको नहीं ले, तो जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करने के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, राहुल गांधी को यही एडवाइजरी दी है कि या तो आप अपनी यात्रा को स्थगित कर लें या फिर कोविड प्रोटोकॉल्स का पूर्ण रूप से पालन करें। ये बात भी कही है। अब केवल इसको पॉलिटिकल वे में ये करना कि साहब उन्होंने यात्रा बंद करने के लिए बोला है, इस देश को सुरक्षित रखना, इस देश के एक एक नागरिक को सुरक्षित रखना, ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। और आदरणीय रामनारायण जी तो बहुत जिम्मेदार राजनेता हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक रूप से नहीं देख के इनको सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिकल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए देश में, क्योंकि बीमारी अगर फैलेगी तो ये मल्टीप्लाई होती है लगातार। आपने देखा होगा 1 से 4, 4 से 16, 16 से फिर 64, ऐसे ये जो चली, उसके बाद हमारे देश में किस तरह से वैक्सीन का अगर उत्पादन नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, तो आज इस देश के भी शमशान और कब्रिस्तान छोटे पड़ जाते साहब। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने अपने साइंटिस्ट को हौसला देकर ये कहा कि आप तो तत्काल जितना हो सके जल्दी से जल्दी वैक्सीन का इजाद कीजिए, आविष्कार कीजिए और पूरे देश में सभी लोगों को, 125 करोड़ लोगों को डबल डोज लगाकर उनका जीवन सुरक्षित किया। मेरा ये निवेदन है, अगर मान लो कोई रैली, इसमें ऐसा लगता है आपके ही एक कांग्रेस के नेता प्रभावित हो गए कोरोना से, वो जाके कोरोना पॉजिटिव हो गए, वहीं से सारी बातें चली हैं, तो रैली उतनी आवश्यक नहीं है जितना लोगों का जीवन आवश्यक है। अभी जैसे जनाक्रोश यात्रा राजस्थान में चल रही है और अभी थोड़ी देर पहले तक, जैसा भी मैंने देखा नहीं, आधे घंटे से ये चल रहा था कि शायद जनाक्रोश यात्रा को स्थगित किया जाए, चाइना से यात्रियों का आना जाना बंद किया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी यूएनओ की और दूसरे हमारे संगठनों की जो सोच है, उसके हिसाब से एकदम से यूं इनको सबको बैन नहीं किया जा सकता, एडवाइजरी ही की जा सकती है। और मेरा तो मानना ये भी है कि राहुल गांधी जी को, लेकिन सिंघल साहब, मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार ने इस पर विचार नहीं किया होगा। बाहर से आने वाले, अब जो जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली किया जाना चाहिए। जब अगर ऐसे हालात हम दिखाई दे रहे हैं तो देखिए, उसी से तो हम सीखते हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी बनी नहीं है कि कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति को हम क्वारंटाइन करें। क्वारंटाइन किया जाना चाहिए और उनको क्वारंटाइन करने के साथ साथ लोगों को हतोत्साहित भी करना चाहिए कि चाइना की यात्रा इस ऐसे गंभीर समय में नहीं करें, जापान, कोरिया, जो दूसरे प्रभावित देश हैं, उनकी यात्रा भी नहीं करें, लोगों को हतोत्साहित भी करें और उनको ये कहा जाए कि भाई 15 दिन 20 दिन आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो लोग अनावश्यक रूप से जो यात्रा करते हैं, अति आवश्यक नहीं होने के बाद भी जो अनावश्यक यात्रा करते हैं, वो रुकेंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले दिनों लॉकडाउन लगाकर देश को बचाने का काम हुआ, चाहे कितनी भी हंसी का पात्र बनाया हो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को दूसरे दलों ने, लेकिन उस लॉकडाउन से देश में बीमारी के फैलाव में, संक्रमण के फैलाव में बहुत बड़ी मदद मिली। ये सब हमको समझना चाहिए। मैं बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय रामनारायण जी का। भाई साहब, आप और हम सब मिलकर इस देश के एक एक नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी जब समझेंगे, ये रैली, जहां तक सवाल है, आप जैसा कह रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बची है। आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और जहां तक जनाक्रोश रैली, आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है, मेरे भी घर के सामने से निकली है और मैं भी जिस दिन राहुल गांधी जी दौसा से निकल रहे थे, मैं उस यात्रा को मैंने स्वयं देखा है। कार्यकर्ताओं के अलावा जनता का कोई जुड़ाव नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको तो आप आज नहीं तो कल जोड़ लेंगे, लेकिन देश को बचाना, देश के नागरिकों को बचाना ये पहली प्राथमिकता है।
तो मेरा तो निवेदन यही है कि यात्रा वो कल भी किया जा सकता है। आज कृपया अगर चलिए रामनारायण जी के पास में, बनवारी जी आ रहा हूँ आपके पास। रामनारायण जी, देश हित में बंद कर देना चाहिए, अपील कर रहे हैं आपसे सिंघल साहब। सिंघल साहब मेरे भाई हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के बाद सदन में या हिंदुस्तान में उसके फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, इसलिए उस प्रोसीजर का फॉलो करना चाहिए जितना मैं समझता हूँ। हो सकता है सिंघल साहब समझते हैं। और देश को मेरे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, किस पार्टी के से मतलब नहीं है, तो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अभी हुआ है तो स्वतः ही राहुल जी हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो इसका फॉलो करेंगे। आपने देखा अच्छे स्थान पे स्वच्छता के साथ वो रुक रहे हैं। अब जहाँ डिस्टेंस का सवाल है उसको भी करेंगे, तो ये सब प्रोसीजर हो जाएगा। इसको पॉलिटिकल मुद्दे का नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजर अपनाया एकदम, वो इतने बड़े फॉलोइंग्स वाले को, जो नरेंद्र मोदी के बाद में सबका सजा फॉलोइंग इस व्यक्ति की है, उसको बात करने का तरीका समझ में मेरे नहीं आया जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं आज से नहीं हूँ, मैं 1965 में कॉलेज का प्रेसिडेंट था, मैं इस राजनीति को नजदीक से देखा है। इसलिए मेरा तो अर्ज करना है इसी हिसाब से को आपके अकेले के नहीं है, मेरे अकेले के नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। आपसे कोई पूछेगा कि आपका मुख्यमंत्री कौन है, आपको आदरणीय अशोक गहलोत है, वो सबके प्रधान। वो पार्टी बाद में आती है, पहले व्यक्ति नहीं पद आता है, वो हमारा है। इसलिए मेरा अर्ज करना ये है कि इस प्रोसीजर को ठीक ढंग से करें। राहुल गांधी भी इतने सीजन्ड है, वो खुद इस चीज को सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे? और कोई नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहेगी। तो आपको लग रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डेंट कर रहा है वो प्रॉपर वे में नहीं है? नहीं, पोस्टपोन जो सिस्टम चला वो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पोस्टपोन करने की आवश्यकता होगी तो किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है। खुद जो इतना देश को जोड़ने की, मिलने की, गरीब जनता के बीच बैठने की बात करते हैं, वो खुद भी किसी की जान को खतरे में डालने की कभी नहीं सोचेंगे। आप इस बात को मानते हैं? एक बात कही अभी सिंघल साहब ने, एक बात कही है कि कांग्रेस ही तो जुड़े हुए हैं यात्रा में, आम आदमी तो जुड़ नहीं रहा। कि जिसकी चिंता हो तो कांग्रेस से तो बाद में भी इकट्ठे हो सकते हैं। अलवार में 2 लाख कार्यकर्ता कभी नहीं हो सकते। सिंघल साहब की भाषा जो है वो मेरे समझ में नहीं आए। इनको तो करोड़ी छोड़ जाए तो ये भी गायब हो जाए, इसलिए मेरा वो अर्ज करना नहीं है। कोई भी जुड़ा हो, ये दौसा में है, दौसा में कितने पार्टी के आदमी, इनके एमएलए किसके कितने हैं, इसलिए कहते करने के अंतर है। वो तो सिंघल साहब एमएलए बनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी कांग्रेस से ज्यादा, क्योंकि मेरे भाई है। इसलिए वो कांग्रेस कार्य तो कहने को मैं भी कह दूं, मोदी जी ने देश को बेरोजगार बना दी, कोई वोट नहीं देगा, लेकिन देश की वोट दे रहा है। मोदी जी ने संपत्तियां बेच दी, 188 में से नेहरू इंदिरा की संपत्ति डाइवर्ट हो जाएंगे सर, डाइवर्ट हो जाएंगे हम कोविड पे लड़े अभी कोविड से। बिल्कुल कोविड पे बात कर रहा हूँ, कोविड पे बात कर रहा हूँ। अमेरिका के पास भी इंजेक्शन नहीं था, कोविड का इलाज नहीं था। उससे बेटर हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट है, वो जानते हैं। 1974 में शायद इंसान को पता है, इनको माननीय विधायक जी को, कि 1974 में इंदिरा जी ने अणुविस्फोट किया था। कांग्रेस में कोई भी नहीं कहता कि इंदिरा जी ने पहला अणुविस्फोट किया था, वो बीजेपी की बात है। इसलिए इसको पॉलिटिकली नहीं ले जाए, इसको एक स्वाभाविक तौर पे, मानवीय आधार पे, और इसको पॉलिटिक्स के, शुद्ध पॉलिटिक्स के आधार पे लेना चाहिए। और जो प्रोसीजर अपना रही है भारत सरकार, वो अहम का प्रोसीजर छोड़ देना चाहिए। जी सर। सिंघल साहब, आपसे जवाब चाहता हूं कि अहम का किरदार निभा रही है केंद्र सरकार, इस वजह से कांग्रेस को बू आ रही है सियासत की। देखिए साहब, अहम का किरदार तो ये है, जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है 2 लाख आदमी थे अलवर की सभा में। चलो 2 लाख क्यों थे, 4-5 लाख के दावे किए गए थे, फिर 5 लाख क्यों नहीं थे, 4 लाख क्यों नहीं थे? नहीं, 5 हो सकते हैं, मैं तो कम बता रहा हूँ, नहीं तो आप और टांग अड़ाते। जो मैदान था उस पर खड़ा करते ना लोगों को, तो उस मैदान की क्षमता 2 लाख की नहीं है। क्योंकि मैं तो मेजरमेंट्स को भी जानता हूं, 2 लाख की क्षमता नहीं है। 2 लाख लोगों को लाने के लिए 4000 तो बसें चाहिए। 4000 बसों को आपने कहाँ खड़ा कर दिया साहब? खुद आए थे गाड़ी में, मैं भी था ना, खड़ी नहीं हो सकती क्या? आप भी थे, मैं तो था वहाँ। आप भी थे, मैं भी था साहब। आपने उसको पास से देखा, मैंने देखा। लेकिन आप ये हिसाब लगा लीजिए ना साहब, 4000 बसों को 2 लाख लोगों को लाने के लिए 50 सीटर बसें हैं आपको बड़ी। अभी तो कोविड की बात कर रहे हैं, दोनों मिलते हैं। 50 सीटर भी बसें हैं, यानी आप 5000 बस आप लेके आ गए। 5000 बसों में आप लोगों को ले आए, आप वास्तव में डाइवर्ट हो रहे हैं। खुद आए थे, अजय खुद आए थे आदमी, बसें क्या, मैं खुद मेरे साधन से गया कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये और भी गलत है।
तो ये वो क्या देखना मैं चाहिए खुद मेरे हमारा साथे से गए। आ रहा सर, आ रहा संदेश भी हूँ। जाए। जी जी, सिंगल साहब एक एक कंटिन्यू व्यक्ति करिए आप। मेरा ये कहना है हमारा संदेश भी जाए कि हम रैली कर रहे हैं, और राष्ट्र की सुरक्षा का संदेश भी जाए कि हम आम लोगों को इकट्ठा करके उनमें बीमारी फैलाने का काम नहीं करेंगे। ये भी एक अच्छे राजनेता की पहचान होती है। हम केवल भीड़ को इकट्ठा करेंगे, और अगर राष्ट्र सरकार चिकित्सा मंत्री ये बोलेगा तो हम उसको पार्टीबाजी में लपेट के छोड़ देंगे। इससे लाभ नहीं होने वाला है आदरणीय रामनारायण जी साहब। लाभ इससे होने वाला है कि अगर कहीं हमारा मुख्यमंत्री, आपका हिमाचल के मुख्यमंत्री यहाँ से कोविड पॉजिटिव होके चले गए, तो इसकी सर्च करनी चाहिए राजस्थान की सरकार को कि वास्तव में कहीं राजस्थान में कोरोना तो नहीं फैल रहा है। अगर फैल रहा है तो हम सबसे पहले उसको रोकने का प्रयास करें। आरोपबाजी तो हमारा राजनीति का तो काम ही यही है, आरोपबाजी एक दूसरे पर, और हम करते ही क्या है, आरोपबाजी बाद में भी कर लेंगे, रैली बाद में कर लेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता को आना है वो बाद में भी इकट्ठा हो जाएगा। और जहां तक सवाल है, मैं एक बात कहूं आपको, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना, मेरे घर के सामने से रैली गई है कल परसों राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी केवल और केवल किलोमीटर नाप रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो दाएं बाएं उनके पिताजी की मूर्ति के सामने से तो निकल के चले गए। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी जी के पिताजी, उनकी मूर्ति तक को उन्होंने माला नहीं पहनाई। यही बिल्कुल अपने जहां से सामने मंच लगा हुआ था वहां से सीधे निकल गए, मंच पर भी नहीं चढ़े। मेरा ये कहना है केवल उनको सड़क नापनी है देश की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो तो कभी भी नप जाएगी भाई। वो कौन क्या सा कोई कर रहे हैं अपन उनके साइड। चलिए उनका मैं समय करने पर पीआर गुप्ता साहब का रुख करना चाहूंगा। जी गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। खैर चलिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश की भावनाएं, देश की मेरा मतलब ये है, ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए आज की स्थिति में हम भारतवर्षीय नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोविड हमारे यहाँ कोई हाहाकार नहीं मचा रहा है। हमारी हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है, हमारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छी है। लेकिन अभी जो स्थिति कुछ देशों में बनी है, खास तौर पर चाइना में, उससे भारतीय सरकार ने अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता को जो पैंडेमिक फटीग से कोविड प्रोटोकॉल भूल गई थी, उसका याद दिलाया है। मास्क प्रोटोकॉल को फॉलो करने की एडवाइजरी दी है। साइंटिस्ट को एडवाइजरी दी है कि कोई भी पॉजिटिव केस आए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो। हवाई अड्डों पर क्या सुरक्षा अपनाई जाए, क्या नीति अपनाई जाए, इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है। और सेकंड बूस्टर डोज दी जाए या नहीं दी जाए, इस बारे में विवेचन करने की एडवाइस दी है। इसलिए अभी वर्तमान में हम कोविड से मरे नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये कहा है कि कोविड गया नहीं है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जनता को कम से कम, डॉक्टर साहब हमें पास्ट से लेसन लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव जो थी हमने उसकी तबाही भारत में भी देखी है। नहीं तो निश्चित तौर पर लेनी चाहिए पास्ट की। वो तो क्या है कि देखो, एक तो क्या है कि ये कोविड का साइंस है। मैंने पहले भी इस मंच से बताया था कि कोविड पैंडेमिक से फटीग होता है। फटीग के दो कारण होते हैं। एक तो आम जनता कोविड को भूल जाती है, कोविड प्रोटोकॉल को भूल जाती है, और जो जिनके ऊपर स्वास्थ्य कर्मी में जिम्मेदारी है वो भी पूरी तरह थक चुके होते हैं। और तीसरा, ऐसे में कोई नया वेरिएंट आ जाता है तो सेकंड वेव तो जहां भी आई, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, कोई भी देश समझ लो, उसमें उसने तबाही मचाई है। कैलिफोर्निया में जो तबाही मची थी वो भारतवर्ष से कम नहीं थी। तो एक साइंस अपनी जगह अलग है, और ऐसा नहीं है कि हमने सेकंड कोविड वेव में कोई अनावश्यक मतलब लापरवाही बरती थी। लेकिन एक बीमारी का नेचर भी है, पैंडेमिक का मतलब यही होता है। सेकंड वेव हमेशा हर बीमारी की खतरनाक ही होती है। लेकिन अब हमारे पास में इतने साधन हैं, लेकिन अब शायद उतनी खतरनाक बीमारी का प्रारूप ना आए। लेकिन आएगा तो भी आज हम इतने सक्षम हैं, हमारे सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, हम खुद भी सावधान हो चुके हैं, अब कोविड की दवाइयां भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन सर मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप उस एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य हैं जो मुख्यमंत्री या राज्य सरकार को एडवाइस करती है। मेरा एक गुजारिश आपसे कि हमने उस वक्त जब कहर बरपा ऑक्सीजन की कमी रही तो हर विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में ऑक्सीजन के प्लांट्स लगवाए। क्या आपको लगता है कि वास्तव में उन्हें देखा जाना चाहिए कि फंक्शनिंग भी ठीक है कि नहीं, जो स्टाफ वहां पे है वो एक्सपर्ट भी है कि नहीं, वो टेक्निकली भी उसे एक्सपर्ट करने की आवश्यकता है? क्या लगता है कि ये तमाम चीजों को समय रहते, ये देखिए कोविड आवे नहीं आवे, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करने वाला भी होना चाहिए।
देखिए, जहां तक ऑक्सीजन प्लांट्स की बात है, तो ऑक्सीजन प्लांट जिस भी अस्पताल में लगे हैं उसमें कार्यरत होंगे ही होंगे, क्योंकि जो ऑक्सीजन सप्लाई बाहर से आती थी वो हमने बंद करवा दी है। आज की तारीख में हर अस्पताल की ऑक्सीजन आपूर्ति ऑक्सीजन प्लांट से हो रही है। अपवाद स्वरूप किसी अस्पताल में मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि उसमें मतलब वो काम नहीं आ रहा, तो ये निश्चित तौर पर लापरवाही का मामला है। लेकिन कुछ जो वेंटिलेटर्स थे वो निश्चित तौर पर फंक्शनल नहीं है। तो अब जैसे जैसे ही कोविड का दोबारा ये आया है मौका, तो हमें निश्चित तौर पर अपने साधन जो कुछ भी हमारे संसाधन है उनको दोबारा दुरुस्त करने चाहिए, यदि नहीं है तो उनको फंक्शनल बनाना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय ही यही है कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। बड़ा ही एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे गौर करना चाहिए, हर व्यक्ति को इस ओर ध्यान देना चाहिए।